नमस्कार, दुर्गेंद्र चौहान हूं मैं। लोकसभा को आज स्पीकर मिल गया। चुनाव नया था, चेहरा पुराना। ध्वनि मत से ओम बिरला को एक बार फिर दूसरे टर्म में लोकसभा का कार्यकाल मिल गया। कार्यभार संभालते ही विपक्ष ने उन्हें बहुत सारी नसीहतें दे डाली, वो चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव। राहुल गांधी ने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि सदन चल रहा है, बिल पास हो रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि पूरे देश की आवाज को सदन में स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव ने तंज भी कसा कि जिस सदन से इस्तीफा देकर वो यहां आए हैं उसमें अध्यक्ष की कुर्सी बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। ऐसे करके उन्होंने कहा कि बहुत ऊंची है। उन्होंने ओम बिरला से पूछा कि आप बताओ, हम यहां किससे कहें कि आपकी कुर्सी भी थोड़ी ऊंची हो जाए, उतनी ही ऊंची हो जाए। इसके क्या मायने हैं? संकेत और संदेश बहुत कुछ कहते हैं। अखिलेश यादव भी यही कर गए। उन्होंने सदन के पीछे कि दीवार पर किसी दरार की बात की और कहा इसमें सीमेंट भरवा दो। वो कौन सी दरार है, कौन सी दीवार है, ये बहुत सारी बातें इशारों में भी हुई। और यहां तक कि विपक्ष ने कहा कि भाई उनकी आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए। अखिलेश ने ही कहा कि आप विपक्ष के प्रति सख्त रहते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ भी सख्त रहिए। आपके इशारे पर सदन चलता है, इसके उल्टा मत कीजिएगा। बहुत सारे मुद्दे इस तरीके के विपक्ष ने अपनी बात रखी। पहली बार 10 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लीडर अपोजिशन मिल गया। राहुल गांधी के रूप में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार और सदन नया एलओपी फेस करेगा और वो कोई और नहीं, राहुल गांधी हैं। सुबह सुबह राहुल गांधी को एलओपी के रूप में विराजमान कर दिया गया, उनको चुन लिया गया और उन्होंने अपना ऑफिस भी संभाल लिया। और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वो सदन में आए राहुल गांधी। राहुल गांधी की वो तस्वीरें जरा दिखा दी जाएं विजुअल में। राहुल गांधी सदन में आए। पहले लग रहा था कि वोट विभाजन होगा, मतदान होगा लोकसभा अध्यक्ष को लेकर, लेकिन विपक्ष ने मतदान की मांग नहीं की थी। विपक्ष के उम्मीदवार का प्रस्ताव विपक्षी दल के नेताओं ने रखा, के सुरेश के नाम का, और फिर प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनि मत से ओम बिरला के निर्वाचन की घोषणा कर दी। सब कुछ बेहद सहज तरीके से चल रहा था। नए नए एलओपी राहुल गांधी और नेता सदन नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, ये लोग परंपरा के अनुसार अध्यक्ष को आसन तक ले गए और वहां विराजमान कराया। एक फोटो वायरल हो रही है ओम बिरला की, नरेंद्र मोदी से कैसे वो झुककर बहुत विनम्रता से मिलते हैं, राहुल गांधी से वो तन कर मिलते हैं। इस तरीके का भी परसेप्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। खैर, लेकिन कुल मिलाकर ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच ओम बिरला ने इमरजेंसी के 50 साल जो अगले वर्ष होने वाले हैं उसकी याद दिलाते हुए एक निंदा प्रस्ताव सदन में रख दिया। ओम बिरला ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल में 1975 में जो आपातकाल लगाया था उसमें तानाशाही का इस्तेमाल किया था। तानाशाही करके आपातकाल लगाया गया और लोकतंत्र का अपमान किया गया, संविधान को ताले में बंद कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई। बहुत सारी बातें जब ओम बिरला ने कही, मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगाई गईं, तो विपक्ष ने भी इस पर एतराज जताया और कहा कि ठीक है वो गलती थी,
लेकिन आपने 10 साल में मौजूदा सरकार में क्या हुआ, उस पर निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं आना चाहिए? मीडिया का मुंह क्या नहीं बंद किया गया? क्या संस्थाओं को ताले में नहीं बंद किया गया? क्या एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया गया? क्या विपक्ष को जेल में नहीं डाला गया? बहुत सारे सवाल सदन में खड़े किए गए और इसी बात को लेकर सदन में जो मुद्दा रहा तनातनी का, वो तानाशाही बनकर उभरा। तो मंथन में आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि तानाशाही पर तनातनी। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ओम बिरला ने जब ये सारी चीजें कही आपातकाल को लेकर, तो बहुत सारे सदन में जो विपक्षी सदस्य थे वो खड़े हो गए, हंगामा करने लगे। तो ओम बिरला भी खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने सदस्यों को ऐसी फटकार लगाई कि ऐसा लगा कि ये सदन है ही नहीं। ऐसा लगा कि ये सांसद नहीं, विद्यार्थी हैं चौथे पांचवी के, और वो अध्यक्ष नहीं, हेडमास्टर हैं, ऐसा लगा। ओम बिरला ने कहा कि अगर ये दोबारा हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे 5 साल के आगे के कार्यकाल में ये दोबारा होना नहीं चाहिए। इन शब्दों में सांसदों को चेतावनी दी, हिदायत दी, जो भी आप समझ लें वो दे दिया। तो क्या सत्ता पक्ष, विपक्ष जो बार बार कह रहा था कि मनोवैज्ञानिक रूप से सरकार पर दबाव है, तो क्या पिछले सदन की तरह ये सदन भी उसी तरीके का होने वाला है? क्योंकि आज विपक्षी दलों ने ये याद दिलाया कि 140 सांसद अगर किसी दल के, किसी गठबंधन के, विपक्ष के अगर बाहर चले जाएं, सस्पेंड कर दिए जाएं और उसके बाद अगर बिल पास कर लिए जाएं और इस पर पीठ ठोकी जाए, तो ये लोकतंत्र नहीं है। तो क्या सरकार के साथ लोकसभा अध्यक्ष भी बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं? क्या जैसी अपेक्षा अखिलेश यादव ने की थी कि सदन आपके इशारे पर चलना चाहिए, आप किसी के इशारे पर ना चलें, तो क्या ऐसा नहीं होगा? बहुत सारे किंतु परंतु हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? इमरजेंसी पर प्रस्ताव रखते हुए, निंदा प्रस्ताव रखते हुए ओम बिरला ने क्या कहा? और सदन से बाहर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का तानाशाही पर क्या वक्तव्य है, ये सुन लेते हैं। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित है। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनः जो
विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। जनता की दी हुई ताकत, जनता की दी हुई आवाज अब सदन में दहाड़ेगी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में। अगर जनादेश यह है कि तानाशाह सरकार की नकेल कस कर रखी जाए, उनको मुद्दों से भटकाने से रोका जाए, तो इसका बीड़ा खुद राहुल गांधी ने उठा लिया है। एक बात के लिए आश्वस्त रहिएगा कि आपकी आवाज, जनता की आवाज का कोई दमन नहीं कर सकेगा सदन में, क्योंकि राहुल गांधी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इन्होंने सत्ता को बेहद करीब से देखा है, उसके बीचों बीच रहकर तो ये जानते हैं कि सत्ता के लोगों की लगाम कब, कहां और कैसे कसी जानी है। तो सत्ताधीशों, संभल जाओ, अपनी छल कपट की राजनीति छोड़ दो, अपना चाल चलन बदल दो, क्योंकि तुम्हारे सामने सदन में जो नेता प्रतिपक्ष बैठा है वो आदमी आग में तपकर निखर कर खरा सोना खालिस कुंदन है। तो जब जब आप मुद्दों से भटकाइएगा, जब जब आप जन विरोधी काम करिएगा, आपको सही रास्ते पर लाने का काम यही आदमी चट्टान की तरह खड़ा होकर करेगा। इस देश को, विपक्ष को और हमारे लोकतंत्र को एक बेहद निर्भीक, निडर, अडिग, अविचल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुबारक हो। इनके लिए देश का लोकतंत्र सर्वोपरि था, इनके लिए भारत सर्वोपरि था और भारत के मूल्यों की स्थापना के लिए, जिन मूल्यों के लिए देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, भारत को स्वाधीन करने, मौलिक अधिकारों को बहाल करने, इन सभी संविधान की आत्मा को पुनर्स्थापना करने के लिए जो कार्य उस समय तत्कालीन सरकार ने किया था, कांग्रेस ने, याद करिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा कही जाती है। इन्होंने आत्मा को भी नहीं बख्शा। भारत के संविधान में 1975 की रात्रि में 2 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। ये सेकुलर शब्द ये उसी समय जोड़ने का काम किया था। भारत के मूल संविधान में ये शब्द कहीं नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए, भारतीयता को अपमानित करने के लिए, भारत को किस रूप में लांछित करने का कार्य करके भारत की आत्मा पर ही प्रहार करने का काम किया था, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सेकुलर और समाजवादी शब्द संविधान में जोड़कर भारत को लांछित किया गया। मुख्यमंत्री जी का नज़रिया ये हो सकता है कि ये दोनों शब्द अगर लांछन हैं तो ये तो समाजवादी होना ही बहुत बड़ी गाली है, सेकुलर होना अपने आप में बहुत बड़ी गाली है, अगर इस बात को समझ लिया जाए, मान लिया जाए। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो नए लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, ओम बिरला, उनसे क्या अपेक्षा की है, वो बड़ा महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की। Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this country. So the idea, Speaker sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य कन्नौज से जीतकर लोकसभा पहुंचे। अखिलेश यादव की पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 37 सदस्य लोकसभा में पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने नए अध्यक्ष के स्वागत में
बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहीं, कई इशारे भी किए, वो सुन लीजिए। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से अखिलेश ने बहुत सारी बातें इशारों में कह दी, जिसको वो संदेश पहुंचाना चाहते थे ओम बिरला को, सरकार को। मुझे लगता है कि वो संदेश पहुंच गया। आज चर्चा मंथन में इसी बात को लेकर कि आखिर ये तानाशाही पर तानातानी क्यों हो गई पहले दिन, और क्या इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाकर क्या लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष को मॉरली ये बताना चाहते थे, जताना चाहते थे कि आप संविधान की प्रतियां लेकर सदन में आए, संविधान की बहुत बात करते हैं आप लोग सदन में, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप वास्तव में है नहीं वो। और ये भी क्या संकेत था कि अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे कि भाई आपके इशारे पर सदन चले, इसके उलट ना हो। ओम बिरला पर यह आरोप लगते रहे कि वो रिमोट से चलते हैं। खैर, अभी शुरुआत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक और वर्षों तक लोकसभा और राज्यसभा को कवर करने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सेंगर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत आभार। देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शशिकांत त्रिवेदी जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ब्रजेंद्र मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के नेता,
हमारे साथ जुड़े हैं और सौरभ उनियाल भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। खासतौर पर राजनीतिक मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि मैंने सिर्फ राजनीतिक मेहमानों को इसलिए अपने कार्यक्रम में लगातार विनम्रता से आमंत्रित करता हूं कि राजनीतिक दलों का नज़रिया और पक्ष भी जनता के सामने आए। पत्रकार और विश्लेषक अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि कोई पत्रकार या विश्लेषक कोई विश्लेषण करता है तो दोनों राजनीतिक दल के लोग उसे धैर्यपूर्वक सुनेंगे और पत्रकार को सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देने लगेंगे, क्योंकि आजकल ये रवायत चल पड़ी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, अगर उनके मन की बात नहीं है तो तुरंत सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। वो लिखे बाकायदे टाइप शुदा रखते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, कम से कम मेरे इस कार्यक्रम में। बहुत आभारी रहूँगा। वीरेंद्र सिंगर जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र जी ने बहुत तमाम लोकसभा की रिपोर्टिंग की है, तमाम पॉलिटिकल राजनीतिक रिपोर्टिंग के दिग्गज पत्रकार। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आज, एक तो मैं पहले समझना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने सदन में कुर्सी ऊंची की बात कर दी, सीमेंट की बात कर दी जो टाइल्स में लगी। ये क्या बताना वो चाहते थे? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, या फिर ये बताना चाहते थे कि भाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो इतना अपने कार्य और व्यवहार से इतने ऊंचे पहुंच गए हैं, इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो पक्ष और विपक्ष को दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, और ओम बिरला से भी यही अपेक्षा अखिलेश यादव ने की है। वीरेंद्र सिंगर जी। चौहान जी, एक तो मैं कहूँगा कि आज शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, चाहे राहुल गांधी हों, और राहुल गांधी और अखिलेश ने जिस तरह से शुरुआत की और एक जो स्पीकर है उनके एक सम्मान का भाव जताया खुले तौर पर। और जाहिर है वो राजनेता हैं, तो बीच बीच में खासतौर से अखिलेश जी ने तंज भी किए, और तंज वही किए जो उनका पहले का कार्यकाल था बिरला जी का। उसमें जिस तरह की तमाम नई रवायतें जुड़ी और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए, और जो नैतिक रूप से परंपरा भी नहीं रही उस तरह की सदन की, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया और ये अपेक्षा की कि कम से कम वो जो चीज़ें हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और उन्होंने उम्मीद की कि जो इशारा किया उन्होंने कि ये कुर्सी और ऊंची हो, तो उन्होंने एक उम्मीद भी जताई है कि इस कुर्सी की गरिमा बहुत जरूरी है, जो कि पिछले कार्यकाल में नहीं रही थी। और वीरेंद्र जी उन्होंने ये भी कहा कि मैं किससे कहूं कि आपकी कुर्सी ऊंची हो जाए। वो दाएं बाएं इधर उधर देखने लगे। उन्होंने कहा, अखिलेश ने कहा कि भाई मैं किससे कहूं कि आपकी कुर्सी ऊंची हो जाए। तो इसका मतलब इशारा था कि अब आप ऊंचे उठ जाओ, अब दलीय परंपरा, दलीय प्रतिबद्धताएं या बहुत व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं उनको छोड़कर अब पक्ष विपक्ष को एक नजर से देखो। क्या ये इशारा था उनका इशारा था और साफ साफ था। और उन्होंने बिल्कुल मोदी जी की तरफ भी इशारा कर दिया कि ऐसा ना हो कि आप अपने इशारे पर सदन को चलाइए, नियमों से चलाइए, किसी और के इशारे पर न चलाइए। तो उन्होंने साफ साफ मोदी जी की तरफ इंगित किया और उनको एक तरह से आगाह भी कर दिया स्पीकर जी को कि अब स्थिति बदल गई है, विपक्ष काफी मजबूत है और अब उस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए कि आप एक मामले में 50 लोगों को निलंबित कर देते हैं और फिर धड़ाधड़ बिल पास करा लेते हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ आज ये चेतावनी भी दे दी उसके पीछे। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें बड़ा शिष्टाचार किया और मुझे आज दोनों राहुल गांधी और इनके अखिलेश जी के भाषण ये लगी कि अब ये दोनों लोग बहुत मैच्योर हो गए हैं, बदल गए हैं। ना पहले के राहुल गांधी रहे, ना पहले के अब ये अखिलेश यादव हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब जो आंकड़ों का खेल है उसमें जो ओम बिरला जी हैं उनको अभी बदलना होगा। अगर नहीं बदले तो सदन स्फूर्त नहीं चलेगा। ये कम से कम आज ये संदेश है। जी चौहान जी। ठीक है वीरेंद्र जी, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक से लौटूंगा तो ये तानाशाही
और तनातनी, जिसको लेकर हम इस कार्यक्रम में आए हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि क्या आपातकाल की चर्चा, निंदा प्रस्ताव जरूरी था? लगा हर साल हम निंदा करते हैं, पहले सदन में भी निंदा हो चुकी है। क्या ये पॉलिटिकल मूव था? क्या जो संविधान वाला नैरेटिव गढ़ा गया उसको डाइल्यूट करने के लिए ये आपातकाल का मूव लाया गया? और क्या ओम बिरला फिर टूल बन रहे हैं क्या? बड़ा सवाल। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ब्रेक से लौट आए हैं और संसद में तानाशाही पर तनातनी देखने को मिली, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये तनातनी मजबूरी है? जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, क्या वो गैर जरूरी हैं? ये बड़ा सवाल है। आलोक भदौरिया बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। आलोक जी, जिस तरीके से ये देखा गया कि ओम बिरला ने आपने अभी सुना भी कि उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि भाई जब सदस्य, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा आपातकाल को लेकर, निंदा प्रस्ताव, तो उस पर सदस्यों ने जब हंगामा मचाया तो उन्होंने कहा कि बैठ जाएं। जब सदन का जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, अगर वो खड़ा होता है तो सबको बैठ जाना चाहिए। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा 5 साल में होना नहीं चाहिए। तो क्या तेवर अभी वही हैं ओम बिरला के? ये सब निरर्थक गया कि भाई अब आसन ऊंचा कर लो, लोकतंत्र को मौका दो, ये सब बातें क्या नहीं दिख रही हम सबको आने वाले समय में? आलोक जी। आलोक जी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद दुर्गेश जी। इसमें हमको 2 चीजें समझनी होगी जी। 28 मई 2023 ये एक बड़ी तारीख थी जिसमें संसद का उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। संसद का सबसे प्रमुख कौन होता है? अगर आप संविधान की किताब पढ़ना चालू करें, हाई स्कूल में भी अगर सब्जेक्ट है, इंटर में भी सब्जेक्ट है, तो पहले ये आता है कि ये सदन का मुखिया तो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। अब ऐसी स्थिति में अभी इतिहास का कालखंड है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि 1 साल में बहुत कुछ बदल गया? बदलना चाहिए था, बिल्कुल बदलना चाहिए था, लेकिन क्या बदला? अब सवाल वही है कि पिछला जो दौर था, पिछली जो लोकसभा के जिसकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे थे, जिस तरफ सुप्रिया सुले इशारा कर रही थी, अखिलेश यादव इशारा कर रहे थे, वो तो ये था कि आपको अब चीजें सुननी चाहिए, सहमति की बात होनी चाहिए, मतलब बहुमत के आतंक से बचना चाहिए। कुल मिलाकर यही है और ये जनता की आवाज उठाने का मौका हमको दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये विपक्ष की एक ये ध्वनि थी। लेकिन सवाल ये है कि उस ध्वनि का क्या कोई मूल रहेगा? बड़ा मुश्किल है मूल रहेगा। इसलिए मूल नहीं रहेगा, देखिए अभी कुछ कानून पास करने हैं। पिछली बार जब दिसंबर आप याद करिए, थोड़ा सा हर चीज के लिए आपको थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से हम नया बीज नहीं डाल सकते 2024 में कि नया बीज पड़ा और नया पेड़ बनेगा लोकतंत्र का ना। उसके लिए हमको दिसंबर लौटना पड़ेगा, 6 महीने पहले लौटना पड़ेगा। तब हुआ क्या था? 146 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। मतलब कानून कौन से पास हुए थे? इस देश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून आपके सीआरपीसी नया लगा, एविडेंस एक्ट नया लगा। 3 महत्वपूर्ण कानून जो न्याय व्यवस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, बिना किसी चर्चा के पास हो गए। क्या ये लोकतंत्र है? पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। अगर ये लोकतंत्र है तो ये 50 साल पुराने लोकतंत्र की बात क्यों की जाए? अब ये आप फर्क करेंगे कि क्या ये घोषित इमरजेंसी है या अघोषित है।
तो मुझे लग रहा है कि देश के लिए इतना बड़े महत्वपूर्ण जो आप न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए जब ये पास करते हैं और उसमें किसी पे चर्चा नहीं होती, 146 सांसद बाहर निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद इनको पास कर दिया जाता है जो आपका चंद दिनों के बाद में लागू होने वाले हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके एक हफ्ता भी नहीं है, वो मुश्किल, वो लागू हो जाएंगे सारे के सारे बिना चर्चा के। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा सा और पीछे लौटना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी घोषित और अघोषित आपातकाल की मैं बात करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा और पीछे लौटे 3 साल पहले। किसानों के कारण इस देश में अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि और कृषि क्षेत्र से जुड़े सेक्टर का, इसको पूरा आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लीजिए, केवल किसानी पर मत जोड़िए, किसानी से जुड़े हुए लोगों को भी जोड़िए, तो आपकी 65% आबादी तो वहां से जुड़ी हुई है। आप कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाते हैं, कितनी चर्चा होती है, ध्वनि मत से वो पास होता है। तो ये जो ध्वनि मत है, ये लोकतंत्र में ध्वनि मत का क्या मतलब है? संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर एक सांसद भी, एक प्रतिनिधि भी जो सदन में बैठा हुआ है, अगर मत विभाजन की मांग करता है तो मत विभाजन होना चाहिए। ये संविधान कहता है। हम जिस संविधान की दुहाई देते हैं वो यही संविधान है। तब ऐसे में आप 50 साल पुरानी बातों को अगर आप कह रहे हैं, ठीक है करिए, रस्म अदायगी करिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, करिए। कोई काला अध्याय था उसकी आप निंदा करें तो ठीक है, लेकिन क्या ये जो घटनाएं हुई है, क्या ये निंदा के पात्र ये नहीं है? क्या ये उसके समकक्ष नहीं है? अब सवाल है, बहस होती है घोषित और अघोषित आतंकवाद के। सवाल ये है कि बहुमत के आतंक के कारण तो आपने सारे काम कर लिए, अब आप क्या करेंगे? इस सरकार के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, जिसमें विदेश का भी दबाव है, बड़ी बड़ी कंपनियों का दबाव है, वो है बीमा सेक्टर। इस देश में बीमा सेक्टर को 49% से खोलकर 74% FDI के लिए बड़ा दबाव बन रहा है, बहुत समय से दबाव बन रहा है। क्या अब आप उसको कर पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि सहमति की तो बात की और राहुल गांधी ने बिल्कुल पलट कर जवाब दिया कि आप सहमति की बात करते हैं, और अभी तक वो जो सहमति की बात थी, खड़गे साहब से राजनाथ सिंह जी बात करते हैं, फिर कहते हैं कि मैं आपको कॉल बैक करूंगा, और कॉल बैक नहीं आता है। और ये बात राहुल गांधी प्रेस वाले करस्पॉन्डेंट से करते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि 18वीं लोकसभा का तेवर बिल्कुल अलग है। अगर आप कुछ चीजों को छुपाएंगे, कुछ चीजों को दबाएंगे, अपने तरीके से चीजों को परिभाषित करेंगे, तो ये जनता को भी बताया जाएगा, लोगों को भी बताया जाएगा। अभी तो केवल आपने केवल यही देखा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद। अभी आगे चलकर और देखिए, अभी आपके पास अग्निवीर योजना भी है, ये सब भी है। तो कुल मिलाकर अब एक चीज और, मैं उसके बाद में खत्म करूंगा। अभी तक संख्या बल के आधार पर, इसको बहुमत का मैं आतंक भी कह सकता हूँ, संख्या बल के आधार पर सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाजें दबा देता था। इस बार वो हालात तो नहीं। 234 या 235 क्या आंकड़ा है, आप लोग करेक्ट करेंगे मेरे को, 36 शायद 235 है, 235 का आंकड़ा इतना नहीं है कि जुबानी जंग में और नारेबाजी में आप विपक्ष को दबा पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप दबा नहीं पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, आपको सहमति अंततः अपनानी पड़ेगी। ये कुछ समय के तेवर हैं, कुछ ही दिखावा है कि हम दबंग हैं, हम नहीं मानते, हम कुछ नहीं करते, ये मेरा मानना है, कुछ समय का है। लेकिन हाँ, कुछ विधेयक आप जरूर पास कर लीजिए, क्योंकि सामान्य तौर पर जो विधेयक होते हैं, जैसे बजट का भी है, वो सब सामान्य बहुमत से पास होते हैं। सामान्य बहुमत का आशय ये होता है कि जितने सदस्य सदन में मौजूद है, उसके आधे से ज्यादा ने अगर आपने वोट दे दिया तो वो पास हो जाएगा, वो तो पास हो जाएगा। लेकिन अब आप मान करके चलिए, बहुत सारी चीजें आपको प्रवर समिति पे भी भेजनी पड़ेगी, यानी आप अपने मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। बहस तो होगी, और बहस में इस बार कुछ दिग्गज खिलाड़ी भी आ रहे हैं सदन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए आप टकराव का दौर मिलेगा। और जुबानी जंग में भी विपक्ष मुझे नहीं लगता कि इस बार पीछे रहने वाला है। ठीक बात है। मैं सौरभ उनियाल को चर्चा में शामिल करता हूं, उसके बाद फिर मैं शशिकांत जी के पास जाऊंगा। सौरभ उनियाल, बहुत अच्छी बात है कि भाई नया सदन है, नई लोकतांत्रिक उमंग है, सब सारी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं। जो कुछ काला अध्याय हुआ बिल्कुल अच्छी बात है, इमरजेंसी में जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से अच्छा तो नहीं कहा जा सकता उसको, लेकिन क्या एक सहमति बनाने के लिए, चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए
क्या बार बार उसका इंजेक्शन लगाना जरूरी है? उस 50 साल पीछे से ही राजनीति होगी अब इस देश की। हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं 50 साल के आगे, बार बार उसी पर जाएंगे। बहुत कट टू कट, बहुत लंबा नहीं, सीधे सीधे हम जवाब चाहते हैं आपसे। आपको मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। हमें आगे जाना है और हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा। इतिहास में गलतियां किसी ने भी की होंगी, उनको सबको सीखना पड़ेगा, गलतियों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। और ये हम सब के लिए, ये आने वाले सभी भारतीयों के लिए है, आने वाले भारत के भविष्य के लिए है कि हम सबको सभी बातों से सीखना पड़ेगा। आपने बहुत शॉर्ट में पूछा, मैंने शॉर्ट में बताया। अगर थोड़ा सा आप मुझे और समय दें तो मैं आपको नहीं, इतना भी शॉर्ट नहीं कहा, इतना भी शॉर्ट नहीं हमने कहा कि आप बिल्कुल 4 शब्दों में बताएं। आप पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप बोलिए। ऐसी मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम विपक्ष जैसा व्यवहार थोड़ी आपके साथ कर रहे हैं। हम माननीय अध्यक्ष बिरला जी ने जो प्रस्ताव आज सदन में आया और सभी लोगों ने उसका स्वागत भी किया है, विपक्ष के कुछ लोग उसमें हल्ला भी कर रहे हैं। विपक्ष हालांकि इस विषय पर भी बटा हुआ है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए इंडी गठबंधन में जो लोग आज शुमार हैं वो इमरजेंसी की मार झेले हुए लोग हैं। खुद अखिलेश यादव जी के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी जेल में बंद थे उसी मीसा के एक्ट के अंतर्गत, जो आज मीठी मीठी बातें करके गले में हाथ डाले घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मित्र ऐसे विपक्ष में बैठे हुए हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व में प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी समेत न जाने कितने बहुत सारे लोगों के, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए अनुसांगिक संगठनों के बहुत सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसा गया था उस दौर में। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे कुछ वामपंथी मित्र भी ऐसे थे जिनको कहता, सभी को नहीं लेकिन कुछ वामपंथी मित्र भी ऐसे थे, और कुछ ऐसे कांग्रेसी लोग भी थे जैसे मोरारजी देसाई जी, जो बाद में चल के भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो उन्होंने भी जब उस विरोध के, उस दमन के, उस तानाशाह के खिलाफ जब आवाज उठाई तो उनको भी जेल ठूसा गया, उन पर भी एक्ट लगाए गए। तो बहुत सारी विषय हमको ध्यान डालनी, इसलिए मैंने बार बार ये बात करता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पिछली जो डिबेट आपने करी थी बहुत सार्थक डिबेट थी। आपको ध्यान होगा कि वकील साहब ने बहुत अच्छा विषय इसमें रखा था। मैं इसको वापस पुनः आपको लेके आ रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी इमरजेंसी की। इंदिरा गांधी जी को एकदम आपातकाल एकदम से क्यों लगाना पड़ा, ऐसा क्यों उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को इस पर ये निवेदन किया था कि आप इस पर विचार कीजिए, और उन्होंने तुरंत विचार कर भी लिया। ये आज ये बात कर रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से ओम बिरला जी चलते हैं, तो माफ कीजिएगा, बड़े हाथ जोड़ करके आप लोगों से ये बात कह रहा हूं इस मंच पर। मैं जानना चाहता हूं कि जो निवेदन इंदिरा गांधी जी ने उस दौर में राष्ट्रपति महोदय से किया था, उन्होंने इस निवेदन पर तुरंत रातों रात, आधी रात को कैसे इस बात को मान लिया? तो वो भी रिमोट कंट्रोल पर ही चल रहे थे, वो भी रिमोट कंट्रोल पर ही चल रहे थे, इसलिए दुर्गति हुई देश की और दुर्गति हुई कांग्रेस पार्टी की। तो क्या आप भी वैसी दुर्गति चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम इस देश की लोकतंत्र की क्या वैसी ही दुर्गति चाहते हैं सौरभ भाई? क्या अपनी पार्टी की भी वैसी दुर्गति चाहते हैं कांग्रेस की तरह? क्या वीर भोग्य वसुंधरा के नारे पर चलने वाले लोग हैं। सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मंत्र है। अच्छा सौरभ उनियाल, एक बात का मेरी जवाब दे दो। मैं सारी बातों से आपकी सहमत हो सकता हूं, एक बात का मेरी जवाब दे दो जी। आपके एक जो फादर संगठन है आरएसएस, मातृ संगठन है आरएसएस, मार्गदर्शक संगठन है आरएसएस, ये भी कहीं देखने को मिलता है कि बाला साहब देवरस ने एक चिट्ठी भी लिखी थी इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी को, और कहते हैं कि उसमें उन्होंने इमरजेंसी में जो चीज़ें बेहतर हुई थी उसकी प्रशंसा भी की थी, और बाद में ये भी कहा था उन्होंने, आप कहोगे तो मैं अभी मेरे फ़ोन पर मैं आपको भेज दूंगा, बहुत ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। और उन्होंने, देवरस साहब ने ये भी कहा था कि भाई संघ को जल्दी से मुक्ति करो प्रतिबंध से, तो हम कुछ काम भी करें आगे, हम लोग राष्ट्र के निर्माण में लगें। आपने ठीक काम किया है। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए आज जो इमरजेंसी पर लोग हल्ला मचा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे विषयांतर विषय किए जाते हैं, विषयों से उसको अलग किया जाता है। एक आपको मैं बताऊं कि कुछ समय पहले लगभग 2014 के आसपास एक
वामपंथी लेखिका हैं, पत्रकार, उन्होंने एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में उनका प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि 1947 के बाद 1948 में जब नहीं, देवरस जी का वो पत्र थोड़ी कोई वामपंथी लिख देगा सौरभ जी, वो तो पत्र होगा ना, संघ का पत्र होगा। वो कोई संघ के मुख्यालय में जाए कोई वामपंथी, कोई दक्षिणपंथी, कोई मध्यमार्गी तो नहीं लिख देगा ना। और विषय कह रहा हूँ, आप समझे नहीं। मैं आपको ये संदर्भ समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से विषयों को झटकाया जाता है। मैं आपको ये दर्शकों को समझाइए, मेरे समझने से कुछ नहीं होगा। आप दर्शकों को समझाइए कि क्या बाला साहब देवरस का जो पत्र है वो क्या नकली है, फर्जी है? नहीं, ऐसा पत्र मेरे ध्यान में नहीं आया। आप जरूर, मैं भेजूंगा अभी आपको, उसको फैक्ट चेक जरूर करा लीजिएगा। आपके पास आईटी टीम होगी, उसका फैक्ट चेक जरूर करा लीजिएगा। मैं भेजूंगा अभी आपको। बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है। लेकिन आपको बताएं, लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं है कि उस दौर में जिस प्रकार की दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया गया बलपूर्वक, और आप तो मीडिया के एक हिस्सा है, आप मीडिया के इतने लंबे समय से अनुभव में रखते हैं, आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जो शायद आज दुनिया में भी नहीं है, उनको किस प्रकार से जो है जेल की यातनाओं को सहना जेल में डाला गया था, जेल में डाला गया था, ऐसा नहीं है, जेल में डाला गया था। लेकिन ठीक है, एक बाकायदे वो घोषित करके डाला गया था कि इमरजेंसी हम आपको बंद कर रहे हैं। लेकिन इन 10 सालों में बहुत सारे पत्रकार जेल गए हैं, मुकदमे लिखे गए हैं। आप जरा खबर चलाकर देख लीजिए, किसी सरकार के खिलाफ, सरकार तो छोड़िए, अभी अजीत भारती आप ही की विचारधारा के व्यक्ति हैं। अजीत भारती, सरकारों का चरित्र है, चाहे सरकार मेरी हो चाहे तेरी हो, सरकारों का चरित्र है सौरभ बुनियाल। अभी अजीत भारती दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ लिख दिया, कर्नाटक की पुलिस आ गई उन्हें टांग के ले जाने के लिए। सरकारों का चरित्र हो गया है, मेरी सरकार तेरी सरकार नहीं। उदाहरण बताइए, अजीत भारती जैसा कोई दक्षिणपंथी पत्रकार और जिसको भारतीय जनता पार्टी की पुलिस उठा के लेके जा रही हो। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस कहां उठा के ले जा रही है? वो तो कांग्रेस की सरकार की पुलिस उठा कर ले जा रही है उसको। वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये इनका चरित्र। कप्पन का नाम बता दीजिए दुर्गे जी। हाँ, कप्पन साहब केरल के पत्रकार थे, वो यहाँ हाथरस में आए थे, हाथरस कांड में। वो 6 महीने तक बेचारे बंद रहे, ना उनको भाषा आती थी यहाँ, ना कुछ आता था। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग। एक मेरे पूर्व चैनल का मेरा साथी था जायसवाल, उसने नमक रोटी पर खबर कर दी थी, जेल चला गया, कैंसर हो गया, किसी ने हाथ नहीं लगाया, मर गया वो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन बात फिर सारी चीजों की होनी चाहिए ना। ठीक है, बहुत खराब बात थी वो। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ब्रजेंद्र मिश्रा, ये आप लोगों ने लोकतंत्र में इतने धान बोकर रखे हैं शुद्ध भाषा में कि आप लोगों को बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। और ये 50 साल 70 साल से नीचे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ ही नहीं रहे हैं। पहले नेहरू जी पर जाते हैं, फिर 50 साल पे इमरजेंसी पर लेकर आते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष जी भी आज लेकर आ गए निंदा प्रस्ताव। लाना चाहिए भाई, क्यों नहीं लाना चाहिए? अगर आपने ऐसे कर्म किए हैं तो आपको बार बार याद दिलाया जाना चाहिए। याद दिलाते हैं, ठीक है। इन लोगों की आदत है कि मुद्दों से भटक करके मुद्दों से दिमाग को हटाया जाए। मुद्दे जो है, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए ये लोग ये काम करते हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से सदन के अंदर उनका विचार आया, इससे लगता है कि तानाशाही सरकार अभी कायम है। ये तानाशाही होगी। एक बार 146 लोग, एक सांसदों को बाहर किया गया है, अब आने वाले दिन में फिर ऐसे लोगों को किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने इशारा भी किया, अगर कोई दूसरा आदमी तो समझता, लेकिन वो समझने की कोई मतलब मुश्किल नहीं ली भाई। हम जहमत नहीं ली कि हम समझ रहे हैं इस बात को कि हमको सदन 5 साल चलाना है। ये तानाशाही सरकार है, इनके अंदर तानाशाही जो रवैया है चलाने के लिए एक मजबूर है, एक करेंगे। इसके खिलाफ अब सदन मजबूती से लड़ाई विपक्ष लड़ेगा। और ये अब विपक्ष क्या लड़ाई लड़ेगा भाई? आप लोगों ने हल्ला मचाया, अध्यक्ष जी ने कहा कदापि नहीं, 5 साल में अगर दोबारा किया तो फिर आप ठीक नहीं होगा। अध्यक्ष जी ने कहा ना आप लोगों को आपकी हैसियत बता दी। भदौरिया जी ने कहा
कि अब विपक्ष कमजोर नहीं है। अरे 234 भदौरिया की जी थोड़ी लड़ने जाएंगे, लड़ना तो आप ही को पड़ेगा, सदन में और बाहर भी। हम लोग तो अपने विचार रख सकते हैं। देखिए, इनके तानाशाही के खिलाफ हम लड़ेंगे, मजबूती से विपक्ष लड़ेगा, और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आने देंगे कि जिससे हमारी आवाज दबाई ठीक जाए। है, ठीक है, हम आवाज अपनी दबने नहीं देंगे। ठीक है। शशिकांत जी के पास जाता हूं, धन्यवाद, आप बने रहिए लगातार। शशिकांत जी, आज जो संसद में बहुत माहौल ऐसा लग रहा था कि विपक्ष अपनी बात रख रहा है, बड़ी मजबूती के साथ रख रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन बनना, अखिलेश यादव ने जो बातें कही, पूरे संपूर्ण विपक्ष और खचाखच विपक्ष की जो बेंच थी वो भी भरी थी। तो एक ऐसा दृश्य था 19-20 जैसा लग रहा था सदन में। लेकिन ये इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव आने के बाद हल्ला गुल्ला, तनातनी और तानाशाही पर एक नई डिबेट छिड़ गई। शशिकांत जी, देखिए क्या है कि दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि हाउस में जो मोशन आता है वो कौन सा मोशन आ सकता है, उसकी एक मोटी बात है कि वो बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए, जिस पर कि हाउस को तुरंत कोई निर्णय लेना है, उस पर कोई ऐसा विचार आना है और फिर बाद में एक फैसला आएगा, उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। ये मोटी मोटी बात है। हाउस में हर कुछ नहीं आ सकता है जिससे जिस चर्चा का कोई मतलब ना हो, या सरकार को 50 साल पुरानी जानकारी ही ना मिले कि उस वक्त हुआ क्या था, कोई अधिकारी वो जानकारी भी ना जुटा पाए कि था क्या। इवन अगर वो चाहे, तो प्रिविलेज होता है, वो चाहे आरटीआई भी लगा के पता चले तो 20 साल से ऊपर हो चुका है तो मालूम ही ना हुआ कि एक्चुअली घटना क्या घटी थी। लोगों को वाकई नहीं मालूम कि वास्तव में घटना क्या घटी थी, बहुत कम लोगों को मालूम है। नई जनरेशन को तो मालूम ही नहीं कि इमरजेंसी थी क्या। तो हाउस में ऐसा शशिकांत जी वही कह रहे हैं, शशिकांत जी वही ये लोग कह रहे हैं कि भाई नई जनरेशन को बताना है कि क्या 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 जुल्म किए थे, क्या अत्याचार हुए थे, उसी लिए तो कर रहे हैं। तो खुलेआम कह रहे हैं बीजेपी के लोग। करके पर्चे छपवा करके अखबारों में फुल पेज विज्ञापन छपवा करके बता सकते हैं। हाउस में पब्लिक का पैसा लगता है, मेरा आपका सबका, टैक्स पेयर्स का मनी लगता है। वहां पर केवल वही मुद्दे चर्चा में आने चाहिए जिन पर के आपको अभी अत्यंत लोक महत्व के विषय हैं, उन पर चर्चा होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो इमरजेंसी है, उस समय इमरजेंसी में एक शब्द था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उस पर संविधान में बाकायदा व्याख्या थी और उसके आधार पर वो इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, जिसे अब हटा दिया गया और उसकी जगह एक्सटर्नल एग्रेशन शब्द आ गया है। मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस से इमरजेंसी नहीं लग सकती। लेकिन इमरजेंसी पर चर्चा होने से या मोशन आने पर एक बहुत अच्छी बात सामने आ गई है। कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा डोर मिल गया है कि अब वो लॉकडाउन पर भी चर्चा करानी चाहिए उसको, जो 2020 में लगा था। उसकी परिभाषा संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है कि लॉकडाउन क्या था। वो सबको हाउस अरेस्ट जैसा कर दिया था, सारी संस्थाएं बंद थी, सारे स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, सब कुछ बंद था। केवल जो है सरकारें, जब वो मध्य प्रदेश में ही था हमारे यहाँ, ये सरकार गिरनी थी और वो सरकार बैठनी थी, वो सब चल रहा था। तो वो किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत, किस अधिकार के तहत, और फिर सीधे प्रधानमंत्री ने लगा दिया था आकर के, उस पर बिल्कुल कांग्रेस को चर्चा की मांग करनी चाहिए। अगर पुराने इतिहास को अगर उठाना है क्योंकि 2020 में आपने कैसे किया था। फिर एक आप नोटबंदी पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आरबीआई का एक्ट 26 है वो ये नहीं कहता है कि आप सारे नोट बंद कर दें, आप सीरीज बंद कर सकते हैं, उसकी पूरी है। तो ये चर्चा आप वो भी करा सकते हैं। तो चर्चा कराई। इमरजेंसी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, वो उसका रीजन कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन थी। लेकिन लॉकडाउन तो कहीं डिफाइन नहीं था। कहीं अगर आप कोई बता दें मुझे कि कहाँ डिफाइन था। वो एपिडेमिक एक्ट है, उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये पाता है कि कोई वो पेंडेमिक फैला रहा है, उसको वो अरेस्ट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन सारे मजदूरों को हकाल दिया जाना, पूरे 138-40 करोड़ लोगों को घर में बंद करने का आदेश दे दिया जाना, निकलने पे पीटा जाना, इसे क्या कहते हैं? ये कौन सी इमरजेंसी थी? इसके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा रूम दिया है, एनडीए की जो सिटिंग सरकार है, और कांग्रेस को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए कि भाई इस पर भी अब जो है स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो उनसे भी प्रस्ताव आप ला सकते हैं, ये भी लोक महत्व का विषय है। जीएसटी एक ऐसा शब्द है अभी जो है, उस पर भी चर्चा हो सकती है कि आपने राज्यों की कर लगाने की शक्ति को छीन लिया और चुनी हुई सरकार के ऊपर एक जीएसटी काउंसिल बिठा दी। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि चुनी हुई सरकार के ऊपर एक अधिकारियों की काउंसिल बैठ जाएगी और वो निर्णय लेगी कि किस चीज पे कौन सा कर होगा।
तो ये तो बहुत अच्छा किया है मेरे हिसाब से। तो ये एक्चुअल डेमोक्रेसी है कि आप उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तो ये तो खूबसूरती मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ जब आप एक डोर ताला खोल लेते हैं तो फिर बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसा मूव करेगी, इट इज अप टू देम। मगर अब एक मूल प्रश्न है कि क्या इमरजेंसी जो है देश के लिए अच्छी थी या नहीं थी। किसी भी स्थिति में किसी भी तरह की इमरजेंसी किसी भी तरह से आप उसको अच्छा नहीं ठहरा सकते हैं। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी है, एक आपकी 352 में है, एक 360 में है और एक 356 में। मतलब स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, एक वॉर पर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन पर और आर्म रेबेल पर आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो अब अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी किसी स्थिति में नहीं लगना चाहिए, तो कल अगर जरूरत पड़ी तब आप क्या कहेंगे? मान लो आप ही को जरूरत पड़ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे? आप ही तो कह रहे हैं कि इमरजेंसी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, वो तो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक थी। तो जिन चीजों का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है या तो आप उसको बदल दीजिए, लिख दीजिए, और फिर आपने जो पास्ट में कुछ किया उसका भी एक बार आत्मावलोकन रिव्यू कर लीजिए कि आपने क्या क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया हुआ है जो कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है किया गया। फिर अगर क्या आप जो चाहें वो चर्चा कीजिए। अदरवाइज होता ये है कि कल एक प्रस्ताव आएगा कि लॉकडाउन पर भी चर्चा करिए, इस पर हंगामा होगा और फिर लोग निलंबित होंगे, भगवान जाने क्या क्या होगा। ना तो मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ ना आप पार्लियामेंटेरियन। ठीक बात है। तो ये चर्चा ठीक बात ये है। चर्चाएं जो है ठीक बात आने है। वाला सेशन मजेदार होने वाला। सौरभ उनियाल, शशिकांत जी के सवालों का जरा जवाब संक्षेप में दे दीजिए, संक्षेप में। देखिए, उन्होंने कुछ बातें बड़ी उम्दा कही हैं कि ठीक है, देश के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी रक्षा हेतु संविधान में ही बहुत सारे प्रावधान होते हैं और जब जरूरत होती है सरकारों को तो फिर वो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो आपातकाल लगा 25 जून 1975 को, वो लगाया सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। वो प्रधानमंत्री बनी रहें, उनको जेल ना जाना पड़े, उनकी सदस्यता रद्द ना हो, केवल इसलिए। और ध्यान में होगा कि किस प्रकार से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय था वो उस दौरान में बिल्कुल आने की मोड़ पे था और वो आ ही गया था और उसको बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष के जो नेता है वो उसका विरोध तो करेंगे। आवाज उठाने पर कोई रोक नहीं है, ना आज है ना कल थी। जब हम कल विपक्ष में बैठे थे हम तब भी आवाज उठाते थे और आज कोई और उठाना चाह रहा है तो वो भी उठाए, लेकिन उसका तरीका तो होगा। हम जब उस तरीके से लोकतांत्रिक तरीकों से जब उठाना चाह रहे थे तो जेल में हमारे लोगों को ठूसा गया। मीसा के अंतर्गत सब लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, आवाजें बंद कर दी गई। पत्रकारों ने आवाज उठाई तो पत्रकारों को बंद कर दिया गया, अखबारों को बंद कर दिया गया, उनकी प्रतियां छपनी बंद हो गई, मैगजीनें बंद हो गई। अब बताइए कहां से लोकतंत्र बचा? ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे न्यायपालिका, सारे उद्योग बंद हो गए, सारे मजदूर भगा दिए गए, सारे अखबार के लोगों को बंद कर दिया, कई लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, खुद ही रिकॉर्ड पर है, पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये भी तो बताइए ना सर। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जापान की सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम कोई लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हम जो है सब लोगों से अपील करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लोकतंत्र वो होता है जब देश का नेता बहुत सही बात एक पब्लिक से पूछ करके करता है, दिलचस्प चर्चा है। शशिकांत जी, माफी माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है। सौरभ, मैं आपको भी इस वक्त नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अब मेरा क्लोजिंग टाइम है और एक छोटा सा डेंसिटी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है सर। वायरस डेंसिटी नहीं समझता सर, वायरस ने कोई डेंसिटी अफ्रीका में भी फैला था जहां डेंसिटी नहीं थी। और बताऊं जब ठीक है, ये चर्चा बड़ी दिलचस्प है। किसी और दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि जो इमरजेंसी किस सूरत में लगाई जानी चाहिए, नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि सदन में तो निंदा प्रस्ताव आ ही गया है, तो हम लोग भी अब पूरी तरह इंटाइटल्ड हो गए कोई भी चर्चा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वीरेंद्र सेंगर जी, बहुत 10 सेकेंड में आपकी एक टिप्पणी लेना चाहता हूं कि अभी शशिकांत जी ने कहा कि लोक महत्व का विषय सदन में आना चाहिए। क्या ये बहुत लोक महत्व का विषय है? क्या ये? अनम्यूट करिए सेंगर जी। सेंगर जी को सुन नहीं पा रहे हैं जी, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि संपर्क। बोलिए सेंगर जी, आपको सुनना जरूरी है। जी सेंगर जी बोलिए।
जी हाँ। आवाज आ रही? हाँ बोलिए कृपया। जी जी जी। अब देखिए, ये तो नजरिए की बात है, और मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि जब ये आंकड़े बहुत पक्ष में नहीं है बीजेपी के, और तो उनका ध्येय ये होना चाहिए कि भाई किसी तरह से सदन ठीक से चलता रहे, लेकिन जो शुरुआत की है वो टकराव से की है। इमरजेंसी ठीक है, इमरजेंसी को कोई समर्थन नहीं करता, कांग्रेस भी कई बार माफी मांग चुकी है इसको लेके, और पब्लिक ने सजा भी दी है उसको, लोगों ने हराया, उनका अहंकार टूटा। लेकिन उस अहंकार से क्या जो विपक्ष सेंगर में जी, थे, जो उनका जेल टूटा में, किसी और ने पाल लिया है क्या? उनका तो टूटा नहीं, उन्होंने क्या सबक लिया? जो हुआ, जिस अघोषित इमरजेंसी की बात की जा रही है, वो कोई कोई काल्पनिक नहीं है। हम सब ने देखा है मीडिया के साथ क्या हुआ। पहले तो इमरजेंसी में मीडिया के साथ जो कुछ हुआ था, वो जो संविधान में प्रावधान थे उनका दुरुपयोग हुआ था। पीछे क्या हुआ, तो अघोषित हुआ। मीडिया को किस तरह मजबूर किया गया? जो मुख्य मीडिया है, आज चारण मीडिया कैसे बना? हम लोग मीडिया में 40 साल रहे, शर्म आती है बाहर जिस तरह मीडिया के बारे में लोगों की राय बन रही है चौहान जी, तो कई बार शर्म आती है, क्योंकि इस सरकार ने इस तरह किया कि मीडिया को ही अपना हथियार बना लिया। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं, मैं और किसी दिन चर्चा कराऊंगा। आलोक जी 5 सेकंड की एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, बहुत जल्दी में। आलोक जी। और कल को विपक्ष लाएगा 6 दिसंबर 1992 को याद करेगा। 6 दिसंबर दुनिया में भारत की सबसे बड़ी बदनामी हुई थी, जब गैर कानूनी ढंग से एक पार्टी ने, एक संगठन ने जबरदस्ती से तोड़ दिया था वो ढांचा। वो क्या शर्म का विषय नहीं है? इस पे नहीं आ सकता। तो फिर अगर टकराव का खुलेगा तो ये टकराव का फिर रायता बहुत बहुत फैलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सेंगर साहब, थैंक यू। 10 सेकंड का समय आलोक जी को, अंतिम टिप्पणी आलोक जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो टकराव का रास्ता जो खोला गया है ये अनचाहा था। कभी भी एक 18वीं लोकसभा जब शुरू हो रही है तो इस तरीके के बयान नहीं लिए जाने चाहिए थे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। लेकिन यह है कि अगर आप वो 303 वाला जो पिछला जो है 17वीं लोकसभा का, उसका अगर हैंगओवर अगर आप 18वीं लोकसभा में भी अगर पाल कर चलेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि सदन आप बेहतर चला सकेंगे। और ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सदन चलाना ट्रेजरी बेंच का, सत्ता पक्ष का काम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष किसी भी विधेयक पर पूरी चर्चा करवाने पर उतारू रहता है, इच्छुक रहता है या नहीं रहता है? अभी तक का तो अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसको इसके लिए तैयार होना चाहिए। चर्चा तो होकर रहेगी। बहुत शुक्रिया आलोक जी, सौरभ उनियाल बहुत धन्यवाद, ब्रजेंद्र मिश्रा, आलोक भदौरिया जी बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र सेंगर जी, शशिकांत त्रिवेदी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बड़ा सवाल यही कि लोक महत्व के मुद्दे क्या हैं? क्या जिस पर निंदा प्रस्ताव लाया गया वो बहुत लोक महत्व का मुद्दा है क्या? ये विचार जरूर करना होगा सांसदों को भी और आम जनता को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।